And that is it. The moment we've all been waiting for. UAE have scripted history. बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे और एशिया कप अपने जोरों शोरों पर है। पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच हो गया है। अब नजर है दूसरे मैच पर, और दूसरे मैच पर ज्यादा नजर क्यों है? क्योंकि भाई साहब भारत खेलने वाली है, और भारत के सामने कौन है? यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब बात करें कि यार दोनों में मुकाबला क्या है, तो अगर मैं मैन टू मैन मार्किंग करने जाऊं या एनालिसिस करूं कि यार भारत कहां अच्छी है, यूएई कहां अच्छी है, तो मुझे लगता है भारत से ज़्यादा ये यूएई के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इनएक्सपीरियंस टीम है। जितने भी प्लेयर्स हैं गिने चुने उन्होंने मैचेस खेले हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादातर जो गेंदबाज हैं या बल्लेबाज हैं या स्क्वाड के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है नहीं। तो उस हिसाब से मैं उनको वन बाई वन तो इंडियन टीम के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, जो इंडियन टीम के धुरंधर हैं। लाइन लगी पड़ी है ऑलराउंडर्स, गेंदबाजों और बॉलर्स की। दुनिया की बेस्ट टीम है, सिर्फ T20 में ही नहीं, हर फॉर्मेट में हम बेस्ट टीम है। ये करके दिखाया है हमने पिछले सालों में। And it is victory for India. Their 8th Asia Cup. तो यूएई के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि यार कोई मुकाबला है। अगर मुकाबला है तो सिर्फ इसी बात का है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इट्स अ गेम ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कुछ भी 365 दिनों में एक दो बार या कहें कि 4-5 बार ही होता है, हर बार तो होता नहीं है। अब यूएई को विश ये करनी होगी कि यार वो जो 2-4 दिन होते हैं उनमें से एक दिन की शहद इनके ऊपर भी अल्लाह भगवान टपका दे। इन्हें गुजारिश यही करनी होगी कि कुछ ऐसा अपसेट ये दे दे इंडिया को जो इंडिया आने वाले कई सालों तक याद रखे। लेकिन ये सब तो अगर मगर वाली बातें हैं। हाल फिलहाल ये स्थिति है कि भाई इंडिया एशिया कप की फेवरेट्स है और इंडिया जीतने के लिए इस कप को पूरी तरीके से तैयार है। तो ये मैच तो बहुत दूर की बात है कि इंडिया हार सकती है, ये कप भी इंडिया जीतेगी। तमाम एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, आप भी ये समझते होंगे। एशिया में इंडिया से बेहतर कोई टीम है ही नहीं, इवन वर्ल्ड में भी डिबेटेबल बिल्कुल नहीं है कि इंडिया टॉप पर है। तो प्लेइंग 11 क्या होगी इंडिया की, उस पर हम जरा नजर डालते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि यार ये 15 में से आप 11 कौन से छाटेंगे। तो जो 11 हम आपको बता रहे हैं, या कहें कि जो मेरा ओपिनियन है वो ये है, वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर ये दे रहा हूं। तो सबसे ऊपर तो आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। अभिषेक शर्मा सबसे ऊपर है, उसके साथ आएंगे अपने शुभमन गिल जो वाइस कैप्टन भी हैं, और तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा आपको नियमित रूप से देखने को मिलेंगे। लेकिन कई बार आपको यहाँ सूर्य कुमार यादव या जितेश शर्मा या संजू सैमसन में से भी कोई एक मिल सकता है। जितेश शर्मा अभी आगे हैं रेस में संजू सैमसन से प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए। That is big. This time it's Jitesh Sharma. That's how he bats. And that's how he's going to bat here as well. फिर ऐसा हो सकता है कि जितेश शर्मा या सूर्य कुमार में से पहले ही कोई बैटिंग करना चला जाए, ताकि वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे हो। और अगर अभिषेक आउट होते हैं तो तिलक वर्मा ही जाएंगे। तो फिर बात कर लेते हैं कि तिलक वर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव के बाद जितेश शर्मा रहेंगे विकेट कीपिंग के तौर पर, जो कल मैच होने वाला है। उसके बाद रिंकू सिंह भी बीच में आएंगे एज अ पिंच हिटर, और हार्दिक पांड्या तो रहेंगे ही। हार्दिक पांड्या के बाद जसप्रीत बुमराह टीम में है, सर्टेन है। उसके बाद आपको वरुण चक्रवर्ती देखने को मिले। What a night! Varun Chakravarti rattled again. Chakravarti just a hint of turn, not then in. और साथ ही साथ एक और ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल भी टीम में जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप यादव बाहर रहेंगे और उनकी जगह आएंगे अर्शदीप सिंह। ये मेरी प्लेइंग 11 है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कितनी सच साबित होती है ये तो जब मैच चालू होगा वो पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी ही लग रही है। अब बात जरा यूएई की भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई खेल तो रही हैं वो। और सबसे बड़ी बात जो ये है यूएई की, मैं बता दूं कि हम कंप्लीटली राइट ऑफ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश को इन्होंने घर पे बुलाया कि आप आइए हमें चैलेंज करिए T20 में, और रॉन डाला भाई साहब बांग्लादेश को यूएई में बुला के। 2-1 से सीरीज जीत ली, बहुत बड़ा अपसेट दिया बांग्लादेश को। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यार यूएई में अभी जो है
एक खुशी की लहर है कि अगर हम बांग्लादेश को घर पे बुला के ये सीरीज जीत सकते हैं तो कोई उलटफेर हम इस मैच में भी शायद कर सकते हैं। तो स्क्वाड पहले आप यूएई का देख लीजिए, ये इनका स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है। यही स्क्वाड वो था जिन्होंने बांग्लादेश को भी हराया था। सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे इनके जो कप्तान हैं मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम के बाद इनके पास एक से एक बैट्समैन और बॉलर्स भी हैं भाई साहब। शागिर खान है, इन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी बांग्लादेश के खिलाफ। एक मेरा जो पसंदीदा बैट्समैन है यूएई का वो है अलीशान शराफू, शानदार बैट्समैन है, प्रॉमिसिंग टैलेंट है। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार पारियां खेली भाई साहब और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली। और शागिर खान जो इनका गेंदबाज है वो भी दमखम बहुत रखता है, अकेले दम पर पूरी बॉलिंग यूनिट को चार्ज अप रखा था पूरी बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद मोहम्मद वसीम ने भी करके दिखाया था जो कप्तान है कि वो कितना तेज खेल सकते हैं। शानदार उन्होंने एक पारी खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ और वो सीरीज जीती थी। तो अभी जीत के रथ पर सवार है एज फार एज दैट सीरीज इज कंसर्न। लेकिन अभी तो यार देखो इंडिया है सामने, तो ये तो नहीं बोल सकते कि वही बांग्लादेश का हाल जो इन्होंने किया था वो इंडिया का हो जाएगा, क्योंकि इंडिया भले ही यूएई में ही खेल रही हो लेकिन इंडिया घर पे बुला के भी मारती है, घर में घुस के भी मारती है। दुनिया की कोई भी टीम हो, कोई भी बॉलिंग यूनिट हो, कोई भी बैटिंग यूनिट हो, फर्क ही नहीं पड़ता भाई इंडियन टीम को। ठीक है, लाइन से आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर दौड़ेगी आपको सिर्फ स्टार्स और सुपरस्टार्स ही दिखने वाले हैं। तो उस लिहाज से मैं यूएई को कोई भी बल नहीं दूंगा कि ये कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर देंगे। हालांकि दुबई में मैच हो रहा है और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है बड़ा स्टेडियम है, एवरेज इनिंग्स का स्कोर इसका 155-160 ही रहता है। तो यूएई अगर पहले गेंदबाजी करती है, जैसा कि उन्हें सोचना भी चाहिए कि यार हम पहले गेंदबाजी करें, उसका रीजन ये है कि उमस बहुत हो रही है इस वक्त दुबई में और उसी वजह से मैच भी आगे शिफ्ट कर दिया गया है आधा घंटा। अब 8 बजे से मैच होगा, पहले 7:30 से होना था। तो इतनी ह्यूमिडिटी उमस है तो ड्यू तो आनी है, तो ड्यू में टॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएई को ये सोचना होगा कि यार हम टॉस जीते, पहले गेंदबाजी चुने और इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दें 160-70 पर, ताकि जब दूसरी इनिंग्स में वो बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्हें ये उम्मीद रहे कि यार ड्यू आएगी और थोड़ा सा जो स्पिनर्स हैं खासकर कि वरुण चक्रवर्ती या अक्षर पटेल, ये थोड़ा सा फंसे ड्यू के चक्कर में, ग्रिप ना मिले इन्हें। तो उस लिहाज से बस इतनी मनोकामना यूएई की हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि इंडियन टीम के लिए अगर ड्यू भी आ जाए ना तो भी बड़ा मसला नहीं है यार। उसका कारण ये है कि ड्यू आ भी गई तो हार्दिक पांड्या 4 ओवर फेंक देंगे, बुमराह तो 4 ओवर फेंकेंगे ही। उसके बाद आप दूसरे बैटर्स के पास या बॉलर्स के पास भी जा सकते हैं जो पार्ट टाइमर्स हैं, है ना। अगर कुलदीप उतनी अच्छी ग्रिप के साथ नहीं खेल पा रहे हैं तो एक सीधी सीम के साथ अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं, रिंकू सिंह भी बॉलिंग कर सकते हैं, जो ज़्यादा टर्न नहीं करते पर इतना तो कर सकते हैं कि उनकी एक गोल्डन आर्म मानी जाती है। और यूपी T20 लीग में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी रिंकू सिंह ने। तो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हम मैच निकाल ले जाएंगे। लेकिन यूएई यहाँ अगर अच्छी टक्कर देती है तो शायद टूर्नामेंट में आगे चलकर आगे बढ़े टूर्नामेंट में। हालांकि आगे के लिए आपको देखते रहना है क्रिकेट कनेक्ट, और आगे का हम पूरा पोस्ट मैच और प्री मैच एनालिसिस ऐसे ही देते रहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सुमित पांडे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।